कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं जे एडवांस का टॉपिक टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में हम पढ़ेंगे आज आइडियोमेट्री और आइडियोमेट्री। तो पहले आइडियोमेट्री और आइडियोमेट्री होती क्या है, इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे और इसको कैसे न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं और कैसे इनके न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आते हैं, कैसे न्यूमेरिकल इनके आ चुके हैं उनको समझेंगे। क्वेश्चन इसके एडवांस में आ चुके हैं और बढ़िया टॉपिक है, इजी टॉपिक है। इजी टॉपिक में आपको अच्छे नंबर दिखे जाएगा और इजी है। तो पहले समझेंगे डिफरेंस क्या है। पहले समझाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आइडियोमेट्री और आइडियोमेट्री में, चाहे आइडियोमेट्री हो चाहे आइडियोमेट्री हो, दोनों में हम बराबर इक्विवेलेंट को ही करते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों में हम इक्विवेलेंट को ही बराबर करते हैं। यानी कि डिफरेंस आप समझ लीजिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद दोनों में एक स्टेप ध्यान रखना है, दोनों में हमें इक्विवेलेंट को ही इक्वल करना है। ठीक, अब देखो आइडियोमेट्री क्या होता है। आइडियो में यहाँ पे दो लिखा है, इसका समझ जाओ कि ये टू स्टेप रिएक्शन है, ये टू स्टेप टाइट्रेशन है। क्या होता है टू स्टेप टाइट्रेशन। अब इसका यूज कैसे करते हैं। इट यूज डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि आइडियोमेट्रिक का हम यूज करते हैं अननोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए हम आइडियोमेट्रिक का यूज करते हैं। यानी कि एक हम अननोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे और उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए हम आइडियोमेट्रिक का यूज करते हैं और ये टू स्टेप टाइट्रेशन होता है। कैसा होता है टू स्टेप टाइट्रेशन। तो स्टेप वन में क्या होता है, स्टेप वन में क्या होता है, तो स्टेप वन में कोई भी हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, लाइक आप FeCl3 ले सकते हो। हमने कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं और उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की I- से रिएक्शन करा, ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा I2। ये पहला स्टेप। अब पहले स्टेप में क्या लिबरेट हुआ है, I2 लिबरेट हुआ है। पहले स्टेप में क्या लिबरेट हुआ, I2। हमने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था इसकी कंसंट्रेशन हमें पता नहीं थी, तो इसकी कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए ही हम आइडियोमेट्रिक का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हमें I2 लिबरेट हुआ और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप से ये जो I2 लिबरेट हुआ है, यानी कि जो I2 ये लिबरेट होता है, इस I2 की स्टैंडर्ड सोडियम हाइपो सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेशन कराते हैं। किससे कराते हैं, स्टैंडर्ड सोडियम हाइपो सॉल्यूशन के साथ इसका क्या कराते हैं, टाइट्रेशन कराते हैं। अब ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है जिसके बारे में हमें सारी जानकारी है, जिसके बारे में सारी जानकारी, मोलारिटी, वॉल्यूम, जिसके बारे में सब कुछ हमें पता है, वो क्या होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, सोडियम हाइपो सॉल्यूशन ले लेंगे, यानी कि Na2H2O3 ले लीजिए। ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो क्या कर देगा, इसको रिड्यूस कर देगा। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास I- बन जाएगा और S4O6- बन जाएगा। ठीक है, यानी क्या कर दिया इसने इसको, यानी ये क्या होगा, रिड्यूस हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको समझिए बहुत ध्यान से। अब इसमें है क्या, हमें इसका ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया था, यानी इसकी हमें कंसंट्रेशन फाइंड थी, यानी जो इसके इक्विवेलेंट होंगे वो इसके इक्विवेलेंट के बराबर होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3। ओके, अब जो हमें इक्विवेलेंट ऑफ I2 आ गया, अब जो इसके इक्विवेलेंट होंगे वही इसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे। यानी ये कह सकते हो कि इक्विवेलेंट ऑफ I2 यानी कि इक्विवेलेंट ऑफ इक्वल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी इस तरह हम जो एक अननोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था जिसकी कंसंट्रेशन पता नहीं थी, उसकी कंसंट्रेशन को हमने नोन कर लिया, यानी कि डिटरमाइन कर लिया। ठीक है, यानी इसके इक्विवेलेंट पता थे, इसके इक्विवेलेंट को हमने इसके इक्विवेलेंट बराबर कर दिया, जो इसके इक्विवेलेंट होंगे वही क्या हो जाएंगे, इसके इक्विवेलेंट। यानी टू स्टेप टाइट्रेशन होता है। हम फाइनली कर क्या रहे हैं, हम इक्विवेलेंट को बराबर कर रहे हैं। बस इस चीज को ध्यान रखना, क्या करना है, इक्विवेलेंट को बराबर करना है। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, आइडियोमेट्रिक हो गया। ये क्या हो गया, आइडियोमेट्रिक हो गया। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, अगर एन फैक्टर दोनों में डिफरेंट होगा तो फिर हम डायरेक्ट इक्विवेलेंट को बराबर नहीं कर सकते हैं। अगर एन फैक्टर दोनों में डिफरेंट होगा तो हम डायरेक्ट इसको बराबर नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे कि मोल से करेंगे, जो इसके मोल होंगे वो इसके मोल होंगे, तो मोल को हम इक्वल करेंगे फिर। ठीक है, तो अब आते हैं आइडियोमेट्रिक प्रोसेस। ओके, अब बात करते हैं आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन की। अब ये क्या है, जैसे वो डबल स्टेप रिएक्शन थी वैसे ही सिंगल स्टेप रिएक्शन है। आपको खुद इसमें मालूम पड़ जाएगा, यहाँ पर DI लिखा है, DI मतलब डायरेक्ट, यानी इसमें डायरेक्ट टाइट्रेशन होता है।
उसमें इनडायरेक्ट टाइट्रेशन हमने किया, इसमें क्या होता है डायरेक्ट टाइट्रेशन होता है, यानी कि इसमें डायरेक्टली क्या करते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करा देते हैं। यानी कि हमने जैसे I2 लिया, I2 की डायरेक्टली क्या करते हैं किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कराते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा I माइनस, जो इक्विवेलेंट ऑफ I2 हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ I2 जो होगा तो इक्वल हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ये हो जाए, ये हमारा क्या होता है आइडियोमेट्री होता है, वो क्या था हमारा आइडियोमेट्री था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद वीडियो को क्लोज करेंगे। ठीक बच्चों, अब देखते हैं इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखो न्यूमेरिकल में हमें ये नहीं ध्यान देना कि आइडियोमेट्री है आइडियोमेट्री है, हमें इस पर फोकस नहीं करना। जैसा मैंने पहले बताया कॉन्सेप्ट समझना है और न्यूमेरिकल लगा तो हम ये ध्यान नहीं देंगे कि आइडियोमेट्री है एडियो। तो न्यूमेरिकल पहले क्वेश्चन को इजीली पढ़ते हैं। क्या दिया है 2A25 में H2O2 सोल्यूशन एक्सेस ऑफ एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ Ki, यानी कि H2O2 को Ki के साथ क्या कराएगा रिएक्ट कराएगा। H2O2 की हमें जो है कंसंट्रेशन गिवन है, उसके बाद जो भी लिबरेट होगा उसको 20 ml 0.3 नॉर्मलिटी Na2H2O3 यानी हाइपो सोल्यूशन के साथ क्या कराएगा ट्रीट कराएगा। क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहा है देयर फॉर द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, क्या कह रहा है देयर फॉर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा देयर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 में फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो पहली बात तो फॉर्मूला निकालते हैं। तो मोडालिटी का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 में वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 11 पॉइंट, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ मोडालिटी निकालने का वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 में। ये फॉर्मूला हम H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नहीं पढ़ा तो इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। अभी फिलहाल देख लेंगे मोडालिटी क्या होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ, ये सिर्फ हाइड्रोजन परऑक्साइड के केस में ही लगेगा, अदर किसी में नहीं लगा सकते हैं। यानी कि H2O2 की मोडालिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड डिवाइड बाय 11.2। इस पर भी हम वीडियो बना देंगे। आप क्वेश्चन को करना है तो पहले क्या किया गया है H2O2 की रिएक्शन कराई गई Ki के साथ, Ki मतलब I माइनस, H2O2 और ये हो गया I माइनस। क्या लिबरेट हुआ, कह रहा है वाज लिबरेटेड आयोडीन, आयोडीन मतलब I2 लिबरेट हुआ। अब देखो I माइनस से कहा गया है 0 है, यानी क्या हुआ यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी क्या हुआ है ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इसका क्या होगा रिडक्शन होगा। ठीक है, यानी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ पर ऑप्शन कितना होता है -1 होता है, तो -1 से कहाँ जा सकता है मैक्सिमम -2 में जा सकता है, यानी कि H2O2 जो है वो कहाँ जाएगा H2O, कहाँ जाएगा H2O। यानी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2, इक्विवेलेंट ऑफ H2, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक, अब उसके आगे क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है जो I2 लिबरेट हुई है उसकी 20 ml 0.3 नॉर्मलिटी हाइपो सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कराया गया, यानी कि जो लिबरेट हुआ है I2 उसको Na2H2O3 के साथ रिएक्ट कराया गया। हमें पता क्या रिएक्शन होगी, थोड़ी देर पहले हमने किया था S4O6 -2 बन जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3। अब हमें ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन किया, यानी हमें इसके सब कुछ पता, हमें क्या पता है इसका वॉल्यूम पता है, इसकी नॉर्मलिटी पता। अब वॉल्यूम पता है, इसकी नॉर्मलिटी पता नहीं, एन फैक्टर निकालने की जरूरत इसकी में है नहीं, तो क्या निकालेंगे इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, तो क्या आएगा इक्विवेलेंट 20 और इंटू 0.2 कितना आ जाएगा 6 मिली। ये क्या आ गया इक्विवेलेंट ऑफ I2, इक्विवेलेंट ऑफ I2 कितना हो जाएगा 6 मिली। ठीक, अब क्या करेंगे इक्विवेलेंट ऑफ I2 को बराबर करेंगे किसके इक्विवेलेंट ऑफ H2 को, लेकिन अब यहाँ पे क्या ध्यान देंगे, क्या दिया था एन फैक्टर, यानी इन दोनों रिएक्शन में I2 का एन फैक्टर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। चेक करते हैं, यहाँ पे I माइनस से कितना आ गया I2 गया, कितने का चेंज आया -1, कितने आई है 2, यानी कितना एन फैक्टर हुआ यहाँ पे 2। यहाँ देखो I2 से कहाँ गया I माइनस गया, यहाँ पे I2 पे कितना होता है 0, इस पे कितना -1, 0 से कहाँ गया -1, कितने का चेंज आया 1 का, कितने हैं 2। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं ऑप्शन में, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन पर मॉलिक्यूल,
इज कॉल्ड एन फैक्टर इन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ रहा है 2, यानी दोनों में एन फैक्टर क्या है सेम है, यानी इसके इक्विवेलेंट को इसके इक्विवेलेंट बराबर हम कर सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू 6, मतलब कि इक्विवेलेंट ऑफ R2 6 मिली कर दिया हमने। अब इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है क्यों निकालेगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर इक्वल टू 6 मिली, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या क्या दिया है इसके बारे में, वॉल्यूम दिया है H2O2 का, और क्या दिया है वॉल्यूम दिया है, और एन फैक्टर हम निकाल लेंगे यहाँ से। वॉल्यूम दिया है और क्या निकाल लेंगे एन फैक्टर निकाल लेंगे यहाँ से। तो क्या आ जाएगा मोलैरिटी, वॉल्यूम कितना दिया है H2O2 का 25, और बात करते हैं एन फैक्टर की। ऑक्सीजन यहाँ कितना है -1 है, यहाँ कितना गया -2, ऑक्सीजन -1 से कहाँ गया -2 गया। कितने का चेंज आया 1 का चेंज आया। कितने ऑक्सीजन इसके पास 2, तो कितना एन फैक्टर हुआ 2, तो इनटू कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 6 मिली। तो यहाँ से मोलैरिटी क्या आ जाएगी हमारी 6 मिली अपॉन 50, ये क्या आ गई हमारी मोलैरिटी आ गई। ये क्या आ गई मोलैरिटी। हमसे पूछ क्या रहा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, तो अब क्या करेंगे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो मोलैरिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2। मोलैरिटी हमने फाइंड कर ली, कितना आ गया है 6/50 इनटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2। तो यहाँ से बच्चों क्या निकाल लेंगे हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन इसमें आते हैं।